नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे संचयन भाग 1 का अध्याय 1 गिल्लू, जो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। गिल्लू एक उनकी गिलहरी की कहानी है। महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से बहुत अधिक प्रेम था। तो चलिए शुरू करते हैं। सोन जूही में आज ही एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। तो एक समय में महादेवी वर्मा जो हैं वो सोन जूही की एक लता मीन्स क्लाइंबर होता है, इसके ऊपर क्या देखा करती थी, खोजा करती थी, उसकी बर्ड को, कली को खोजा करती थी कि कब उसमें फूल आएगा। लेकिन आज वो उस लघु प्राण यानी गिल्लू को खोज रही हैं। गिल्लू की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने ये कहानी जो है वो लिखी है। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ों में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो वो सोच रही हैं कि सोन जूही के जो पुष्प खिलते हैं, शायद उन्हीं के अंदर जो गिल्लू है वो वापस आ जाए। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ-छुआला जैसा खेल खेल रहे हैं। वह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। तो वो बता रहे हैं कि एक दिन मॉर्निंग को जब उन्होंने देखा कि उनके सिट आउट के अंदर क्रो जो है वो अपने बीक से छुआ छुआला मीन्स हाइड एंड सीक जैसा गेम खेल रहे हैं, तो उन्होंने कौवे के बारे में कहा कि एक विचित्र पक्षी है जिसे हम आदर भी देते हैं, उसका अनादर भी करते हैं, इंसल्ट भी करते हैं, उसे बहुत अधिक सम्मान भी देते हैं और उसे अपमानित भी करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवे और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो महादेवी वर्मा बोल रही हैं कि एक और जहाँ हम कौवे जो हैं वही हमारे पितृपक्ष के अंदर हमारे जो पूर्वज हैं उनको खाना देने का माध्यम होते हैं, और वहीं अगर कौवा हमारे घर के बाहर काँव काँव करे तो हम सोचते हैं कि हमारा कोई प्रियजन आने वाला है। तो इन दोनों रूपों के अंदर हम उसे सम्मान देते हैं, जबकि दूसरी ओर हम कौवे को अशुभ मानते हैं और उसकी काव काव हमें अच्छी नहीं लगती। मेरा काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसे सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा, संधि मीन्स जो जॉइंट होता है उसके अंदर एक छोटा जीव यानी गिलहरी का बच्चा है जो अपने घोंसले यानी नेस्ट से गिर गया है, और अब कौवे उसे सुलभ आहार खोज रहे हैं उसमें, यानी उसे खाना चाहते हैं। काकवे की चोंच के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः यह निश्चित सा गमले से चिपट पड़ा था। तो कौवे जो हैं उनके बीक से 2 टाइम्स उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया था, इसीलिए वह निश्चेत सा पड़ा था, मीन्स वो हर्ट होके चुपचाप गिर गया था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मलहम लगा दिया। उन्होंने उसको मेडिसिन जो है वो ट्रीटमेंट दिया। रुई की पतली बत्ती बनाकर दूध से भिगोकर जैसे जैसे उस नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। तो उन्होंने पतली बत्ती कैसे कहते हैं, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो एक बाती बनाते हैं, वैसे ही उन्होंने रुई से बनाई और उसे दूध पिलाने का प्रयास किया। कई
कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर-उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सबको विस्मित करने लगी। मीन्स अभी वो बड़ा हो गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दे दिया। इसके अंदर जातिवाचक मीन्स उसे पहले सभी स्क्विरल यानी गिलहरी ही कहा करते थे, बाद में व्यक्तिवाचक यानी उसे एक नाम दे दिया गया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। यही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनके सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैरों तक आकर सिर पर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे यानी एनवलप में इस प्रकार रख देती थी कि अगले 2 पंजे यानी उसके पैर और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात मीन्स उसका छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकती आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसकी उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता मीन्स खाने लगता था। फिर गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आया यानी फर्स्ट स्प्रिंकल्स जो था सीज़न वो आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब तक वो क्या था, उनके घर में उनके कमरे में ही कैद था। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते और बिल्लियों से बचाने की भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य क्रम हो गया। तो इस तरह से गिल्लू जो है वो घर के बाहर भी जाने लगा। अब देखिए, आपकी बुक में एक चित्र भी दिया हुआ है। इसमें महादेवी वर्मा है और गिल्लू है, दोनों टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता, जो उसके लिए महादेवी वर्मा ने बनाया था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मीन्स उसकी जो क्लाइंबर थी उसके अंदर भी वो छुप जाया करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। मीन्स वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इसमें अपवाद था। मीन्स वो उनके साथ खाता था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था यानी फूड था
और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से ही नीचे फेंक देता था। मीन्स उसको काजू यानी कैश्यू जो है वो बहुत ही अधिक प्रिय था। उसी बीच मुझे मोटर मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मीन्स उनका कार से एक्सीडेंट हो गया। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू देते आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खा रहा था। उसको कैश्यू बहुत पसंद थे, लेकिन महादेवी वर्मा जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, इसीलिए वो जो छोटा सा गिल्लू है उसने खाना बंद कर दिया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर, यानी सिरहाना कहते हैं जहाँ सिर रखते हैं, अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका मीन्स जो हमारी देखभाल करती है जब हम बीमार होते हैं, जैसे नर्स। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता और ठंडक में भी रहता। तो सुराही जो है वो एक पानी रखने का बर्तन होता है जो मिट्टी से बना होता है। इसका फ़ोटो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी 2 ईयर्स ही वो ज़िंदा रहती हैं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजे से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। बचपन में जब वो हर्ट हो गया था उसने वही उंगली पकड़ी थी, और आज जब वो मरने जा रहा है, अंत की यातना सह रहा है, तब भी उसने महादेवी वर्मा के हाथ की वही उंगली पकड़ी है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही, यानी अर्ली मॉर्निंग ही, वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, मीन्स उसे वहीं पर दफनाया गया। इसलिए भी उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वसंती दिन जूही के पीताम्बर छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। तो इस तरह से उसे सोन जूही की उस क्लाइंबर के नीचे ही दफना दिया गया मरने के बाद। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे लिए एक कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।